अभी तो कनेक्ट हो गया। यहाँ का अगर अलग है तो मुझे बता देना। अच्छा जी। फिर हम क्या कह रहे थे कि हमने कुछ टर्म्स को समझा था जिसमें एंटिटी थी, बिजनेस, कंपनी, फर्म। क्या फर्क था इन लोग इन चीजों में, इन टर्मिनोलॉजीज में? एंटिटी का मैंने कहा था कि ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जबकि बिजनेस में आपके पास क्या आती है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैंने कहा था कि समझ लें कि एंटिटी इटसेल्फ वाइडर टर्म है, इसमें आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस दोनों ही आ जाएंगी। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या था? जो प्रॉफिट अर्निंग उनका मकसद है, उनका एम ही क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। जबकि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? जो वेलफेयर के लिए काम कर रही है ना। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ये क्या है? नैरो टर्म, इसमें एंटिटी नहीं आ सकती है। बिजनेस और एंटिटी में फर्क क्या है? एंटिटी एक ब्रॉडर टर्म है और वो दोनों की बात करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी भी बात करेगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उनकी भी बात करेगी। जबकि बिजनेस में आपके पास सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग की बात होगी। क्लियर है? सेम इसी तरह आपके पास कंपनी और फर्म की भी बात आ जाएगी। सेम इसी तरह से आपके पास कंपनी और फर्म की भी बात आ जाएगी। एक ब्रॉडर टर्म थी और एक उसकी नैरो टर्म थी, जिसमें आपने एक में देखा था कि भाई चैरिटेबल और नॉन चैरिटेबल दोनों ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, और एक में सिर्फ आपने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है? लेक्चर्स रिवाइज नहीं करे? यहाँ तक तो हमने कर लिया था, वो तो मैंने दोबारा करा है इसको रिकॉल। फिर आ जाते हैं भाई अकाउंटिंग इक्वेशन पे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्टिंग क्लास में भी समझा था कि इसके मायने क्या होते हैं और ये क्या शो कराती है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? रीड करें पास। क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 सितंबर 2008। कौन है भाई कर्टिन वाइल्डर? किसने? यानी कि ये कौन है? आपके बिजनेसमैन, ओनर। उन्होंने क्या डिसाइड करा था? स्टॉल ओपन करने का। कहाँ? मार्केट में। किस चीज को सेल करना चाह रहे थे? वेस्ट इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस करना चाह रहे हैं। अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूं जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? गुड्स या फिर इन्वेंट्री। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हैं। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है? ही सेव्ड अप सम मनी एंड हैज $1000 टू पुट इन हिज बिजनेस। उन्होंने कितनी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करी? ठीक है। अब इसको हम समझते हैं किसके जरिए भाई? उन्होंने कितना ओन करा है, कितना ओ कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ओनर, तो उसको क्या कहते हैं? ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। इतनी मुश्किल क्या बात मैंने पूछी है। ठीक है, अब देखें इससे क्या हो रहा है, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हमने समझा था कि भाई FA1 में भी हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शंस के डुअल इफेक्ट होते हैं। अब ये डुअल इफेक्ट कैसे हो रहा है? आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी तो क्या हो गया भाई? कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। कैपिटल जब आया, किस फॉर्म में आया था? कैश की। तो कैश, अब देखो यहाँ पे ये एसेट क्यों बन रहा है? क्योंकि ये बिजनेस का है कैश। ठीक है, बिजनेस की ओनरशिप कंट्रोल में है और ये क्या करेगा? फायदा देगा।
बेनिफिट देगा, हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, एसेट्स। अच्छा, एसेट होगा, कब कितने अर्से आप इसको यूज कर सकते हो, 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा एसेट कहलाएगा भाई, करंट एसेट। करंट एसेट यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई एसेट किसके बराबर है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। और आपने ये भी समझा था कि कैपिटल और लायबिलिटी को जब आप ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, इस एसेट्स के। यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपको 1000 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 1000 दिख रहा है, यहाँ तो कोई सवाल। ठीक। अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज कोई है नहीं, तो हमने ये ओ करा है, सॉरी ओन करा है, ये ओ नहीं करा, ओन करा है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ओन कर रहे हैं, इस अमाउंट को ओन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पे बैक नहीं करना है। क्लियर है यहाँ, लाइबिलिटीज होती तो ओ करते, यानी किसी को देना होता, फिर हमें पे बैक करना होता। अच्छा जी, देन आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2 रीड करें। Bill Builder release some of the money invested to purchase a market call from your super who retiring from school and vegetable business. The cost of the stall is $600. ठीक है, मिस्टर वाइल्डर ने क्या करा था, यूज करे थे उसी मनी को जो उसने कहाँ इन्वेस्ट करी थी भाई, अपने बिजनेस में। उसने क्या करा, परचेज करा मार्केट स्टॉल। ठीक है, ये सप्लायर है, इनसे परचेज करा था। हु इज रिटायरिंग फ्रॉम हिज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिजनेस, रिटायर हो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं वो अपना बिजनेस, तो आपने उनसे परचेज कर लिया था। अब इस स्टॉल को परचेज करने की कॉस्ट कितनी थी, 600, यानी आपने स्टॉल लिया, टोटल आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, उससे आपने क्या कर दिया, $600 का स्टॉल परचेज कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, आगे क्या हुआ। He also purchases some fruit and vegetables from a trader in the wholesale market at a cost of 340. ठीक है, 340 में आपने क्या खरीदा, ये जो आपने ट्रेडर से परचेज करा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एसेट। इस एसेट का नाम करंट एसेट है, लेकिन हमने इसमें मेंबर्स पढ़े थे ना, क्या कहलाएगा, इस मेंबर का नाम क्या है। जैसे हमने कैश देखा था, करंट एसेट था, मेंबर का नाम क्या है, कैश। इस मेंबर का क्या नाम कहलाएगा वहां, भाई जिस चीज की आप सेल करते हो वो बिजनेस के लिए क्या होती है, क्या होती है, बेसिक चीजें। बार 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 हम FA1 ये कर चुके हैं, और ये सेम क्वेश्चन वहां पे भी आ रहा है। जरा देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन, 1000 आपने इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, यहाँ 1000 इन्वेस्ट करे थे, तो 1000 इन्वेस्ट करके आपने के पास क्या आ रहा था, कैश आ रहा था। कैश क्या था, बिजनेस के लिए करंट एसेट था, उससे आपने क्या परचेज करा भाई, स्टॉल। अब कैश क्या हुआ, 600 से डिक्रीज हुआ, ठीक है, और बदले में क्या हुआ, स्टॉल 600 से इंक्रीज हुआ। क्लियर है। दूसरी चीज क्या, आपने 340 के क्या परचेज करे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या है, गुड्स या इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रही है, आ रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस के पास से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जनाब, अब आपके पास कितना रिमेनिंग रह गया होगा, जरा हिसाब लगाएं। 1000 टोटल थे, इसमें से आपने 600 माइनस कर दिया, तो पीछे कितने रह गए, 400। 400 में से भी 340 के आपने क्या कर दिया भाई, इन्वेंट्री परचेज कर ली, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 60। अब 60 आपने क्या करा है, इस 60 में से 30 सिर्फ अपने पास रखे, और 30 कहाँ डाल दिए भाई, बैंक में। तो आप यहाँ पे भी देखो, टोटल जब आप करोगे यहाँ पे भी $1000 आएंगे, और आपकी जो इक्विटी साइड है वहां पे भी $1000 आएंगे। क्लियर है। इस तरह से इक्वेशन क्या होगी, अभी भी बैलेंस रहेगी। यहाँ कोई सवाल, अगर आप बार 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 इस चीज को भूलते रहेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो FA2 बहुत फिर मुश्किल लगेगा, क्योंकि बेसिक ये आगे जाएंगे, ये आपके कैरी फॉरवर्ड होंगी, आपके मजीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड होते जाएंगे F3 में। अगर आपकी बुनियाद ही नहीं सही हो रही है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लेक्चर को रिवाइज नहीं करोगे, आप इग्नोर कर दोगे,
हफ्ते में 1 से 2 क्लास हो रही है, जिस दिन हो रही है आप उसी दिन आके बस क्लास अटेंड करी, घर पे आपने नहीं पढ़ा, तो वो फिर फ्रूटफुल नहीं होगा, फायदा नहीं है उसका। ठीक है जनाब, आ जाए नेक्स्ट पे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। Let us now that on this September, 3 सितंबर को। having today, he or he is able to sell all of his food and vegetables for $500. 500 कैश, ठीक है, $500 को उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, सेल हमारी कितनी की हुई भाई, $500 की। आगे, 13 has good costing for the earned revenue of 500. अच्छा जी, तो उन्होंने क्या बताया, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, 340, और आपने सेल कितने पे करा, 500। तो आप ये जानते हैं सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो आपके पास कॉस्ट है और आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट। तो सेल्स आपके पास कितने की हुई है, 500 की। ठीक है, आपकी कॉस्ट कितनी थी उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 430। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ होगा, पता है, नहीं पता, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जब आपको प्रॉफिट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू। सेल्स आपके पास कितनी है भाई, 500, कॉस्ट कितनी है आपके पास, 430। अब मुझे बताएं प्रॉफिट कितना आ रहा है, जल्दी से, 70. आप मुझे बताएं कितना आ रहा है, $70 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है अब। ठीक है, और कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, अच्छा जी, वी कैन से दैट ही हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 70, 160 का, आपने फोर 500 माइनस, 30 माइनस का अच्छा सॉरी, 340, तो मैंने कॉस्ट गलत लिख दी थी, चलें वहां पे मेरी गलती है। 500 माइनस 340 इज इक्वल्स टू 160, यानी 160 का प्रॉफिट है। आगे क्या लिखा है, हाउ डू वी रिफ्लेक्ट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में आप कैसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो जरा आप इस चीज पे गौर करें भाई। आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट पहले ही करी हुई थी, यहाँ तक तो आपको 1000 पहले का दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आए, आपने स्टॉल 600 का परचेज करा था, ये तो आपने सेल नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये आपका नॉन करंट एसेट है, आप इसको बिजनेस में मोर देन 1 ईयर यूज कर रहे हो, इससे फायदा ले रहे हो। फिर आपने जो परचेज करी थी इन्वेंट्री, कितने की थी, 340 की। अब ये 340 की इन्वेंट्री क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, गुड्स या इन्वेंट्री क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस डिक्रीज की वजह से क्या हो रहा है भाई, आपके पास कैश आ रहा है, यानी सेल हो रही है, कितने की सेल हो रही है, 500 की। पहले आपके पास कितना था, $60 थे, इसमें से 30 आपके पास थे और 30 कहाँ थे भाई, बैंक में थे। 500 आपके आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं तो 340 की कॉस्ट माइनस हो गई, एक्स्ट्रा आपके पास कितने आ रहे हैं, 160। क्लियर है यहाँ तक। अब जब आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000. 1160 ना। आपने कहा कि भाई मैंने वैसे ही आपने देखा था, प्रॉफिट आपने निकाला था कैसे, सेल्स में से आपने कॉस्ट माइनस करी थी, तो आपके पास क्या आ गया था, प्रॉफिट आ गया था। सेल्स कितनी थी आपके पास, 500 की थी, कॉस्ट माइनस करे 340, 340 था, 320 था, कितना था, 340. 340, सही है। तो आपके पास कितना आ गया, प्रॉफिट 160 का। अब इस प्रॉफिट पे किसका हक है, प्रॉफिट निकालते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो वो किस, क्यों निकालते हैं, किसके पास जाएगा, किसने इतनी मेहनत करी है, ऑनर ने करी है, तो ऑनर के पास जाएगा। ऑनर के पास गया कितना भाई, 160, ऑलरेडी उसके पास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1000 की हुई हुई थी, और उस पीरियड का रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट भी कहाँ जा रहा है, आपके ऑनर के पास, तो कितना हो गया, 1160। यहाँ पे भी 1160, यहाँ पे भी 1160। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन।
अच्छा जी, अब देखो नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब क्या है? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करना। यहाँ आपको टोटल लायबिलिटीज क्या मिल रही हैं? टोटल एसेट्स तो आपने देख लिया कितना हो गया था, पहले आपके पास 1000 था, अब कितना हो गया आपके पास? 11, कितना हो गया भाई? $1160। तो आपके पास नेट एसेट कितना आ जाएगा? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करें। टोटल एसेट कितना है? 1160। लायबिलिटीज हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी है? कोई है ही नहीं ना, अभी तक लायबिलिटी कहाँ है? जीरो, नील। तो आपके पास टोटल नेट एसेट्स कितने आ रहे हैं? 1160 आएगा। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, नेट एसेट आप देखेंगे पीरियड स्टार्ट पे और पीरियड एंड पे कितना था। पीरियड स्टार्ट पे देखो सेम वैसे ही था, आपने 1000 तब थी, और 1000 में से आपने उस टाइम भी कोई लायबिलिटी नहीं थी, माइनस करा जीरो, कितना आ गया था भाई? 1000। नेट एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हम्म, बिगनिंग में आपको नेट एसेट्स, नेट एसेट की बात कर रही हूँ। नेट एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? स्टार्टिंग में आपके पास कितना था? 1000। नेट एसेट्स कैसे निकला था पता है ना? टोटल लायबिलिटीज। तो आपके पास स्टार्टिंग में पीरियड स्टार्ट पे या डे स्टार्ट पे आपके पास कितना था? 1000 था, और जब आपने सेल कर ली तो आपके पास कितना हो गया था? अब ये मुझे बताएं कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? $160 से। ये बात क्लियर हुई? ये यहाँ पे भी यही लिखा है, देखें नेट एसेट्स क्या हो रहा है? डे स्टार्ट पे 1000 था, डे एंड पे कितना हो गया? 1160। कितने से इंक्रीज हुआ है? 160 से। ये 160 कहाँ जाएगा भाई? आपके रिटेन प्रॉफिट में या रिटेन अर्निंग में? रिटेन अर्निंग पे, रिटेन प्रॉफिट पे किसका हक है? ओनर का। क्लियर है यहाँ तक? आए इसको इक्वेशन में भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेट एसेट्स कितना है? इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सेम इसी तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, कैपिटल मजीद इंट्रोड्यूस होगा, यानी आपने और इन्वेस्टमेंट करी है तो फिर क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट और ऐड ऑन हो जाएगी। भाई जर आप, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि जितना आ रहा है आपके पास, तो आप उसमें मजीद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मजीद इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर है? शुरू में जो करा है कैपिटल एट स्टार्ट या बिगनिंग कैपिटल, बाद में जब करते रहेंगे जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है जनाब, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये बिजनेस में जब आपने इन्वेस्ट करा था, इन्वेस्ट करने के बाद आपने स्टॉल परचेज करा, गुड्स परचेज करी और उसको सेल करा, प्रॉफिट आया अपने पास रखा, तो क्या उसको छोड़ देंगे? हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, या हम बिजनेस में बस काम करने के लिए आए? इसको यूज करेंगे। जो प्रॉफिट आया है हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस हम ही चला रहे हैं। हम क्यों चला रहे हैं? ताकि भाई आप अच्छी लाइवलीहुड अर्न कर सको। तो अब जब प्रॉफिट आया उसमें से आप क्या कर लोगे? विड्रॉ कर लोगे। वो विड्रॉ क्या कहलाता है? ड्रॉइंग कहलाती है। जरा इस क्वेश्चन को रीड करें। 160 जो कि आपके पास प्रॉफिट आया था, फिर उसका क्या करा? रीड करें आगे। and made a profit $160 from per he might well be fully justified in enjoying some of the profit out of the business. After all, this owners like everyone else dealing. You have 15 minutes left. No one is permitted to leave the examination room now. That currently will not divide pay himself on a net reward, he looking as well as a fair reward for his day's work. ठीक है, उसमें से उन्होंने कितना रिवॉर्ड अपने आप को दिया? 100 का। टोटल उसके पास प्रॉफिट के तौर पे कितना आया था? 160। 160 में से उसने अपना ये रिवॉर्ड कितना दिया? 100। तो बाकी कितना रह गया?
60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाएं, इसको दिखाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत। देखें जनाब, कैपिटल उसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था, बिगिनिंग कैपिटल कितना था, 1000। कितना था भाई, 1000 था। ठीक है, उसके बाद उसने रिटेन अर्निंग कितनी करी थी, 160। ठीक है, 160 यानी उसने रिटेन प्रॉफिट अर्न करा था। देन अब क्या कर रहा है, 160 में से या पूरे उसमें कैपिटल में से वो $100 अपने लिए निकाल रहा है। तो जब पर्सनल यूज के लिए निकालेगा क्या कहलाएगा, ड्राइंग। तो क्या होगी विदड्रॉइंग, जब आप ड्रॉ करोगे, विदड्रॉ करोगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 1000 से वो पहले इंक्रीज हुआ था, उसके बाद 160 से फिर दोबारा इंक्रीज हुआ था। अब क्या हो रहा है, $100 से आपकी इक्विटी डिक्रीज हो रही है। हमने क्या समझा, कैपिटल इंक्रीज करेगा इक्विटी को, ड्राइंग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इक्विटी को। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाए एसेट साइड पे। एसेट साइड पे देखें, आपने जब इन्वेस्टमेंट करी थी उस कैश से आपने 600 का स्टॉल परचेज करा था। इन्वेंट्री परचेज करी थी जो कि डे एंड पे सेल हो गई थी। भाई कितने की थी, 340 की थी। तो वो आपकी माइनस हो गई, पूरी माइनस हो गई क्योंकि पूरी सेल हो गई थी। उस सेल की वजह से आपके पास कितने आए थे, 500। 500 के बाद आपने देखा, क्योंकि हमारे पास कैश भी था, ठीक है, टोटल कितना था, 60 था। 30 आपके पास था, 30 बैंक में आपने डिपॉजिट करवा दिया था। अब आप क्या कर रहे हो, इस टोटल 560 में से, क्योंकि आपकी टोटल कितनी हो रही है कैश के अमाउंट 560, इसमें से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो कितने, 100। तो कितना हो जाएगा, कैश में से जब आप माइनस करोगे 100 तो 460 हो जाएगा। ऐसा ही है, 560 था, 100 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 460। इस 460 को आप 600 में ऐड करें और मुझे बताएं कितना आएगा। टोटल कर लें कैलकुलेटर। काउंटिंग में तुक्के कौन मारता है। कितना आ रहा है भाई, 1060। ठीक है, एसेट्स की अमाउंट कितनी आ रही है, 1060। सेम आप जब यहाँ करेंगे, 1000 प्लस 160 कितने हो गए थे, 1160। 1160 में से 100 माइनस करेंगे तो बताएं। बेटा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करने की आदत डाल लें, बगैर इसके ना पेपर नहीं होने वाला है। क्या लिखा है, कितना है, 1000, इसमें आपने क्या ऐड करा था, 160। ठीक है, कितने हो गए थे, 1160। इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे 100। तो मुझे बताएं कितनी अमाउंट आएगी, 1060। यानी इक्विटी की भी आपकी कितनी आ रही है, 1060, और एसेट्स की भी कितनी आ रही है, 1060। दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वेशन ये इक्वल हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। ड्राइंग क्या करता है, आपके एसेट को भी कम करता है। हमने यहाँ देखा एसेट साइड जो कि पहले इंक्रीज हो गई थी, अब कितने से, $100 से डिक्रीज हुई है। रीजन क्या है, क्योंकि आपने क्या निकाला है भाई, कैश निकाला है। कैश क्या है, एसेट है। क्यों निकाला है, पर्सनल यूज के लिए। तो आपकी जो इक्विटी साइड है वो भी क्या हो रही है, $100 से डिक्रीज हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या देखा भाई, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो
इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा और आपकी एसेट को भी इंक्रीज करेगा। जब आप सेल करते हो, सेल से उस टाइम तो आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज होती है, बदले में आपका क्या आता है, कैश आता है। कैश क्या करेगा, एसेट को इंक्रीज करेगा और जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो भी क्या करेगा, आपकी इक्विटी को इंक्रीज करेगा। देन आप अगर विड्रॉ करोगे तो भाई आपके पास से कैश, क्योंकि कैश एसेट है, डिक्रीज होगा वो भी, और इक्विटी भी आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने ये चीज देखी, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, उस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसा असर पड़ता है। एसेट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, या इन केस आपने लाइबिलिटी कोई देखी है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि हमने एफ में भी करी है, करी थी, याद है कुछ थोड़ा बहुत, 2-3 साल पहले की बात होगी ना, है ना? करी थी। याददाश्त आते आते आएगी। अब जरा यहाँ देखें, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है, कंसीडर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन बिलो a mark on the grid which area will be increased and which decreased by the transaction. We have done the first one up for you. उन्होंने फर्स्ट वन आपके लिए कर दिया है। फर्स्ट वन उन्होंने कैसे कर दिया है भाई, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखी है, प्लीज रीड। And tell the business not use of the bank will collect bank charges. ठीक है, क्या लिखा है, बैंक टेल्स द बिजनेस, बैंक ने बिजनेस को बताया क्या, इट नो लॉन्गर ओज द बैंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपने उनसे कुछ लोन लिया होगा, सही है। अब अच्छा, इन्होंने यहाँ पे उन्होंने क्या करा था, बिजनेस ने, अच्छा यहाँ पे बिजनेस ने लोन नहीं लिया है। क्या हो रहा है, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, बैंक टेल्स द बिजनेस इट नो लॉन्गर ओज। अच्छा अच्छा, बैंक से आप निकलवा रहे हो पैसे तो वो लाइबिलिटी उसकी तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हमने निकलवाया, अपने बिजनेस में लाया तो कैपिटल आपने डाल दिया, इंक्रीज हो गया। बाकी क्या आपने खुद करने हैं, BCDEF। Business find it has been overcharged $50 for some furniture it bought on credit. A gas bill of $200 is received by the business. Received हुआ है, याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है, the owner withdraws $500 from the business. Cash is introduced into the business by its owner. Car is bought by the business for payment in 1 month's time. अब आप इसी ट्रांजैक्शन को इस अकाउंटिंग इक्वेशन में बताएं, कौन सी इंक्रीज कर रही है अकाउंटिंग इक्वेशन को, या कौन सी डिक्रीज कर रही है। अब इसमें कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे हमने यहाँ देखा कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, आप बताओ। मैं आपको, ये 5 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, करें इसको।
This is the end of examination. Stop working now. You are still under examination conditions and must remain silent. Ensure that you have clicked on submit now and the software has automatically closed. Please remain silent and be seated. You cannot leave the examination room until instructed to do so. Done. This is चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वाला उन्होंने आपको करके दिया था। नहीं आ रहा था। अच्छा जी, क्या लिखा है? बिजनेस फाइंड इट हैज बीन ओवरचार्ज $50 फॉर सम फर्नीचर इट बॉट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे ओवरचार्ज जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, आपने क्रेडिट पे परचेज करा था, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो जब रिटर्न करोगे तो क्या होगा भाई, आपके जो एसेट है वो भी डिक्रीज होगा और आपकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपने क्या करा, सी में गैस बिल रिसीव हुआ है $200 का, अभी पेमेंट नहीं हुई है। क्या हो रहा है, जस्ट आपने बिल रिसीव करा है। तो भाई एक तो आपके पास लाइबिलिटी है कि आपने सर्विस ले ली है, तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, इंक्रीज हो रहा है ये। साथ साथ आपका एक्सपेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, वो कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ी थी, याद है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ी थी तो क्या करते हो, उसमें से सेल्स में से क्या माइनस करते थे, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आपके पास क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करते थे, तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना? तो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, ऐसा ही है। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है या नेट लॉस कहाँ जाता है, कैपिटल में। यानी अगर आपने एक्सपेंस माइनस करा है तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा, है ना? ऐसा ही है, नेट प्रॉफिट जाएगा कहाँ, अल्टीमेटली कैपिटल में। कैपिटल क्या हो रहा है, अगर आप डायरेक्टली इंपैक्ट देखो तो एक्सपेंस क्या कर रहा है, कैपिटल को कम कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई ये चीज? अच्छा जी, फिर कैश इंट्रोड्यूस है तो क्या होगा, एसेट भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। आपने कार बाय करी है तो आपने 1 मंथ में पेमेंट करनी है, इंक्रीज हो गई लाइबिलिटी और एसेट भी इंक्रीज हो। यार यहाँ तक ये सवाल? अच्छा जी, बिजनेस में हमने FA1 में फिलहाल वहीं तक आपने इक्वेशन पढ़ी थी जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी। यहाँ बिजनेस इक्वेशन क्या आ रही है, P इज इक्वल टू आई प्लस डी माइनस सी। ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में P का क्या किरदार है, इसको क्या कहा जाएगा, P मतलब प्रॉफिट। उस पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा। ठीक है, तो आई में क्या देखा आपने, वैसे तो आई का मतलब इंक्रीज है, लेकिन समटाइम क्या होता है, नेट एसेट डिक्रीज भी होते हैं। तो उस पीरियड में, उस करंट पीरियड में वो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, नेट एसेट आप कहाँ लिखोगे, आई में। जैसे हमने नेट एसेट देखा था, आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, कितना था कैश 1000 था। डे स्टार्ट पे आपका क्या था, 1000। डे एंड पे आपके पास कितना था, क्योंकि आपने 160 और ऐड करा था तो आपके पास टोटल कितना हो गया था। तो नेट एसेट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सही है। फिर अब जब आपने नेक्स्ट डे स्टार्ट करा, फॉर एग्जांपल 1160 से स्टार्ट करा था डे स्टार्ट पे। अच्छा, डे एंड पे क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो निकाल ली थी। अब कितनी निकाली थी, 100 माइनस कर दी। डे एंड पे क्या हो गया था आपके पास, 160 रह गया था। यहाँ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो नेट एसेट शुरू में आपने देखा इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सेम इसी तरह से आप काम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई नेट एसेट इस वजह से इंक्रीज हुआ, इस वजह से डिक्रीज हुआ।
आगे बात करते हैं डी। डी फॉर ड्राइंग, सी फॉर कैपिटल। ठीक है, उस पीरियड में आपने जितना ही ड्राइंग करी और उस करंट पीरियड में जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी थी। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा पहले हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे दोबारा से करके देखते हैं भाई। देखें, हमने देखा था कैपिटल किस किस वजह से इंक्रीज होता है। फर्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो इंक्रीज हो जाता है। फिर और किस किस वजह से, जब भी आपकी अर्निंग होती है, प्रॉफिट आता है, वो कहाँ जाता है? कैपिटल में, तब आपका इंक्रीज होता है। इसके बाद क्या इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? मजीद आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, कैपिटल मजीद इंट्रोड्यूस करोगे तो ये क्या करेगा? आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा। और नेट प्रॉफिट या नेट, आप जो कहते हो अर्निंग है, नेट प्रॉफिट या अर्न रिटेन अर्निंग जिसे आप कहते हो उस पीरियड की, वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ड्राइंग क्या कर देगा? कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एट एंड। क्लियर है यहाँ तक? आ जाए, इसको वैसे ही सवाल के जरिए करते हैं जैसे हमने पहले करा था। रीड करें जरा, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? After day of 10 September, हम्म। Bertie get ready by purchasing more books and vegetables for that at a cost of 400. कितने की थी? 400 पे उन्होंने परचेज करा। आगे? He had a party to attend that day. However, and he decided that sell the offer of help for the day from Aunt शीला। Sheila. He had to pay a wage of 50 at the end of the ठीक है, तो यानी उन्होंने क्या करा? उनकी सर्विस ली है, उनको पे करनी है। साथ साथ उन्होंने इस बार मजीद उन्होंने परचेजिंग करी है। क्या लिखा है? ट्रेडिंग ऑन 10 सितंबर इज अगेन वेरी बिस एंड कर्टनी एंड शीला सेल ऑल देयर गुड्स। कितने पे? 760। कॉस्ट कितनी थी भाई आपके पास? 400 की। और आपने सेल कितने पे करा है? 760। डिफरेंस निकालें जरा, प्रॉफिट आप मुझे बताएं। कितना आएगा? आप मुझे बताएं। 400. 400 की कॉस्ट थी और आप सेल कितने पे कर रहे हैं? 760 पे। 760 आपकी क्या है? सेल्स है। सेल्स आपकी 760 है, इसमें से कॉस्ट माइनस करें, कितनी है? 400। अच्छा, तो आपने प्रॉफिट कितना बताया? 360। शीला, अच्छा इसमें से आपने पे भी करा है, आपकी पेमेंट कितनी आ रही थी? 360 आपका प्रॉफिट था। अब इसमें से आपने क्या करा है? इन्होंने शीला को पे करा है, वेजेस पे करी है 50। ठीक है, और उन्होंने विड्रॉ करा है कितना भाई? 150। यानी आपकी 360 जो कि प्रॉफिट आया था, कैश आया था 760 में से, आपने एक तो 50 माइनस करे, उसके बाद आपने 150 की विड्रॉ करा। तो आप मुझे बताएं आपके पास कितना हो जाएगा? 760 टोटल हो गया था ना आपके पास कैश। इसमें से आपने क्या करा होगा? क्योंकि आपने अपने टोटल कैश में से आपके पास कितना था? 760 था। 760 में से $50 तो शीला को दे दिया, आंट शीला को। दूसरा आपने अपने लिए निकाले, तो मुझे बताएं कितना रह जाएगा? 560. 560 कंफर्म है ये? 460 आ रहे हैं यहाँ तो। प्रॉफिट भी आपने कैसा बताया है? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, ये प्रीवियस वाला, सॉरी, ये वही प्रीवियस वाला 160, 1060 रह गया था, 1060 रह गया था। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? स्टॉल तो सेम उसके ही था। आपने परचेज करा था 400 की, और आपने सेल कितने पे करी है? 760 पे। अच्छा जी, पहले से आपके पास कैश कितना था? $60। वो हमें पहले पता चल रहा है।
400 की जो परचेज करी थी वो कितने पे सेल हो रही है भाई, 760, तो 400 तो माइनस हो गए, कितना आ गया 760। ना 50 आपने माइनस करे आंट के लिए और 150 आपने अपने लिए विड्रॉ करे, तो कितना रह जाएगा 620। चेक कर लें टोटल कैश आपके पास कितना हो गया था, 60 प्लस 760 कितना हो गया है? पहले मुझे ये बताएं 60 प्लस 760 कितना हो गया, 820। 820 में से हम माइनस करें 50 और दूसरा माइनस करें आप 150, तो कितना आ जाएगा 620 आपके पास कैश है, ठीक है। और आपके पास स्टॉल कितने का था 600, तो ये कितना हो जाएगा 1220। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, बिगनिंग पे आपके पास कितना था 1060। आपने कैलकुलेट सही करा था, प्रॉफिट 310 आ रहा है यहाँ, 760 था। अच्छा, फिर इन्होंने कॉस्ट के साथ साथ वेजेस भी माइनस करें, क्योंकि हमने तो पे करा है ना, एक्सपेंस है, तो तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, तो कितना आ गया भाई, कॉस्ट 450, 760 माइनस 450, तो कितने प्रॉफिट होगा 310। कहाँ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। फिर आपने विड्रॉ करा, ये क्या कर रहा है, कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है। ये इक्वेशन क्लियर हुई? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई आपका आपका प्रॉफिट क्या था उस करंट पीरियड का, या यानी अगर मैं पी की बात करूं, प्रॉफिट था, ऐसा ही है ना, कितना है थ्री, नहीं 320 नहीं, 310 है, 310 प्लस आई प्लस डी माइनस सी। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ था आपके पास, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बताएं मुझे नेट एसेट। चलो इसको और आगे तक करते हैं इस क्वेश्चन को, अब इक्वेशन पर डायरेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, मोर कैपिटल जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या कहलाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस। जरा पढ़ें क्वेश्चन को। Then September edition, all the other transaction currently decides buyer a van at a cost of 30 to transport the food vegetable paying for the hire out of cash from his own pocket. How would the affect the accounting fiction and the kind of transaction? व्हाट ही डिसाइडेड, इन्होंने क्या डिसाइड करा, हायर करने हैं वैन, कितनी कॉस्ट पे, 30 कॉस्ट पे। ठीक है, ताकि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाना ले जाना हो जाए। पेइंग फॉर द हायर आउट फॉर द कैश फ्रॉम हिज ओन पॉकेट ना। अब आपने इसको दिखाना है भाई किस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को जरा साथ में रखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो क्या होता है, वहां पे सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं, जीपी आ जाता है यानी ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर आप तमाम एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट या लॉस आता है ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। अब आ जाए, जब आपने 760 की सेल करी थी तो आपने उसमें से तमाम कॉस्ट को माइनस करना था। उस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी 400, देन आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे क्या देखा भाई 50, वेज माइनस। ठीक है, फिर आपने क्या करा, हायर करे थे जो वैन है उसकी भी आपने उसकी पेमेंट करनी है, कितनी $30, तो टोटल कितना हो गया 480। 400 प्लस 50, 450 प्लस 30, 480। 760 में से जब आप 480 माइनस करेंगे तो अब आपका क्या दिख रहा है प्रॉफिट 280। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाए, आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन में देखते हैं। सेम ऐसे ही एट स्टार्ट पे क्या था 1060, कैपिटल इंट्रोड्यूस मजीद आपने करा 30, यानी उन्होंने अपनी जेब से भरा, तो ये जेब से भरने का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपकी इस इंट्रोड्यूस करने की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो गया। सही है,
साथ साथ जितना प्रॉफिट था वो किसका हक है, ओनर का। इस वजह से भी क्या हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, फिर इसमें से उन्होंने क्या कर दिया था, क्योंकि ड्राइंग हमारे पास ही विदड्रॉ करा है, कितना 150, प्रीवियस याद है ना। अच्छा जी, इंस्टॉल 600 का था, अब आ जाएं कैश पे। पहले का 60, इस टाइम का 760। ठीक है, मजीद आपके पास कैश आया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या करा, माइनस करा 50 8 का, -31 का, और अपने लिए विड्रॉ करा है, तो कितना रह जाएगा 620। 620 प्लस 600 कितना हो गया, 1220। क्लियर है यहाँ तक। ये आपके पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। बिजनेस में भी इक्वेशन आ रही है जैसे हमने देखा था। अब ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपने ये देखा भाई, जब आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करी, कैपिटल इंक्रीज हो गया। मजीद आपके पास रिटेन अर्निंग आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो फिर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, रिटेन अर्निंग प्रीवियस भी, ये तमाम इक्वेशंस क्या कर रही हैं, बता रही हैं कि किस किस तरह से आपने क्या क्या काम करना है। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन प्रीवियस पीरियड, फर्स्ट टाइम आपने करा था यानी प्रीवियसली, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन प्रीवियस पीरियड, या कैपिटल एट स्टार्ट भी। फिर आपने क्या देखा, प्रीवियस पीरियड पे रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट आपने जो अर्न करा था वो इंक्रीज कर रहा था। अभी करंट पीरियड में आपने क्या देखा, अब इसको आप पीआईडीसी के हिसाब से देख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है नेट एसेट या डिक्रीज हो रहा है। सही है, यहाँ पे आप देख रहे हो, देखें, प्रॉफिट अर्न करंट पीरियड पे था, कैपिटल इंट्रोड्यूस आपने मजीद करा इस पीरियड पे, याद है, देखा आपने, उसमें से ड्राइंग माइनस कर दी। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये फिर आप देखते हो। अच्छा जी, फिर एंड ऑफ द पीरियड आपके पास क्या आएगा, टोटल एसेट्स एट एंड, यानी आप इंक्रीज देख रहे हैं, डिक्रीज देख रहे हैं, अगर तो आपका एसेट बढ़ रहा है तो इंक्रीज देख रहे हैं, अगर तो आपका एसेट कम हो रहा है तो डिक्रीज देख रहे हैं। यहाँ कितना हो गया एंड पे, पहले कितना था, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, बिगनिंग पे, एंडिंग पे, तो इसी तरह से आप बिगनिंग और एंडिंग देखते हैं, डेट से पता चल जाता है कौन सी स्टार्टिंग डेट है, कौन सी एंडिंग डेट है। क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर हुआ। देखिए इस तरह से आपके पास, जब हमने 1060 से स्टार्ट करा था तो नेक्स्ट पे क्या हो रहा था, यानी 1220 पे इंक्रीज हो रहा था। अगर उसमें से आप विड्रॉ कर रहे हो तो फिर वो डिक्रीज हो जाएगा। अभी यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि मैं अगर 1060 से इंक्रीज की बात करूं तो इंक्रीज दिख रहा है। अच्छा, फिर हमने अकाउंट इक्वेशंस देखी, इन इक्वेशंस को आप लिख लेंगे और एक एक इक्वेशंस को देखते रहेंगे कि भाई इसमें इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये याद रखिएगा, कैसे है बिजनेस इक्वेशन, P इज इक्वल टू आई प्लस डी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ देखें, प्रॉफिट आप निकालोगे, अब देखो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, हमने जैसे नॉर्मली पढ़ा है कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे सेल्स माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता। अगर आपको ये सारी चीजें गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में फिर आप डालोगे चीजों को। अब यहाँ देखें, हमने वहां सॉल्व कर लिए थे, जरा यहाँ देखें, इंक्रीज इन नेट एसेट या डिक्रीज इन नेट एसेट, कितने का था, 1220, माइनस करा, स्टार्टिंग पे कितना था भाई, 1060, डिफरेंस ले लिया। फिर इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग को, माइनस करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, 30 का इंट्रोड्यूस करा था, और ऐड कितना करेंगे ड्राइंग को, तो आप देख लो कितना आ गया प्रॉफिट। ये इक्वेशन देखो, समटाइम आपको प्रॉफिट दे देगा। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर सवाल में इसको चेंजेस ला के देखूं, मिसिंग फिगर तो मैं ड्राइंग के लिए भी कर सकती हूँ। मैंने आपको प्रॉफिट दे दिया, एसिड दे दिया, और कैपिटल इंट्रोड्यूस, आप क्या करोगे, इस फिर इक्वेशन को करोगे। इस इक्वेशन के तहत आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई प्रॉफिट आपके पास 280 है, सही है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप नेट एसेट निकाल लोगे कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस लोगे। तीसरी चीज आपके पास क्या आ रही है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, माइनस हो रहा था, फिर आपने शायद पढ़ा होगा मैथ्स में कि आपके पास यहाँ क्या हो रहा है,
आपके पास इज इक्वल टू के इस साइड पे पॉजिटिव ये है, यहाँ पे पॉजिटिव जो है जब यहाँ आएगा शिफ्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होता रहेगा। सही है, इस तरह से आप बैलेंस करोगे। समझ में आई ये चीज? यहाँ तक कोई सवाल, कुछ ऐसी चीज जो समझ में ना आए? फिर आ जाते हैं हम किस पे भाई, हमने अपने बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस देखी हैं। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मेन आपने कहा सेल और परचेज, ऐसा ही है। सेल आपकी कैश पे भी हो जाती है और क्रेडिट पे भी, ऐसा ही है। सेम परचेज भी आप क्या कर सकते हो, कैश पे भी कर सकते हो, और भाई परचेज आप क्रेडिट पे भी कर सकते हो। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज की। किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज की। यानी जब आप किस पे, उधार पे नॉर्मली कहा जाता है, जब आप उधार पे काम करोगे, ठीक है, क्रेडिट आप सेल करोगे और क्रेडिट पे परचेज करोगे तो क्या होगा। हम सेल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम परचेज को देख लेते हैं। अच्छा जी, जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्रेडिट पे सेल करने पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं उस चीज को, कुछ याद है? सेल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ किस कर रही हूँ, सेल की। तो क्या रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट पे सेल करेंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या, पेबल या रिसीबल? पेबल, मतलब मैं सेल करूं और बोलूं कि भाई मैंने आपको, रिसीबल ना। क्या रिकॉर्ड करूंगी भाई, लिखा जाता है ना अकाउंट रिसीबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीबल। अकाउंट रिसीबल इटसेल्फ क्या है, क्या है अकाउंट रिसीबल, क्या है, करंट एसेट। क्या है, करंट एसेट। ठीक है, जब भी आप सेल करते हो भाई किस पे, क्रेडिट पे, तो क्या होगा, अकाउंट रिसीबल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीबल इंक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज किस किस वजह से होता है, जब आप कलेक्ट कर लो, जितनी अमाउंट है वो कलेक्ट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसके अलावा और किस चीज पे डिक्रीज होगा, जब आप सेल पे डिस्काउंट प्रोवाइड करो या फिर कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर दे तो अकाउंट रिसीबल क्या हो जाएगा, तब भी डिक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब परचेज कर रहे हैं किस पे भाई, क्रेडिट पे। जब क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स पेबल। यहाँ आपको देना होता है, लेना नहीं होता है ना। रिसीव करना है सेल पे, याद रखिएगा। पता नहीं क्यों ये चीज भूल जाते हैं भाई, सब सेल कर रहे हैं तो हम क्यों अपना पैसा उसको देने का वादा करेंगे, नहीं करेंगे ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि मैंने ही अपनी गुड्स सेल करी हैं और मैं ही कहूँ कि भाई मुझ पे ये उधार है कि मैं तुम्हें 2 लाख दूं। ये कौन सी लॉजिक है, नहीं है ना दुनिया में अभी ऐसा देखा सिस्टम कहीं, अभी तक इजाद नहीं हुआ वैसे। अकाउंट्स पेबल क्या है बिजनेस के लिए, करंट एसेट है, वेरी गुड। पेबल भी एसेट है, क्यों, शुरू से हमने पढ़ लिया है ये करंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी मैंने पढ़ाया था, लायबिलिटी पे बैक करने की लायबिलिटी। जब आप परचेज कर रहे हो तो परचेज करने के बाद आपने उसको पे करने का वादा करा है ना, पेएबल, वाजिबुल अदा। रिसीवेबल, रिसीव करना है, इसे याद रखें। तो पेएबल क्या है, लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, 1 साल के अंदर अदा करने का सोचते हो, इस वजह से हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज किस वजह से होती है भाई, परचेज करने की वजह से ये इंक्रीज होगी। तो डिक्रीज किस किस वजह से होगी जनाब, जब तुम पेमेंट जितनी कर दो उस वजह से लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और किस वजह से, जब सप्लायर आपको डिस्काउंट दे या आप उसको जो गुड्स हो सकता है रिटर्न कर रहे हो किसी भी वजह से, पसंद ना आई, खराब निकली, या आपने वो ऑर्डर नहीं करी थी उसने गलती से भेज दी है, उसकी वजह से क्या होगा, ये लाइबिलिटी कम होगी। क्लियर है?
अकाउंट रिसीवेबल कहाँ बढ़ता है? डेबिट साइड पर, और डिक्रीज कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पे। पेबल कहाँ बढ़ता है? क्रेडिट साइड पे। डिक्रीज कहाँ होगा? डेबिट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? आ जाते हैं इनकी एंट्री पे। जब आप सेल करते हैं, क्या करते हैं? सेल करते हैं। अच्छा, यहाँ परचेज के लिए हम कॉलम ये वाला यूज करेंगे और सेल करेंगे। जब आप सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो मुझे बताएं क्या एंट्री बनती है। सेल करी फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स कितने की? $1000 की है। अब आप इसकी एंट्री बताएं, क्या बनाऊं मैं इसकी एंट्री? ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, तो क्या एंट्री बनाऊंगी मैं? सेल डेबिट हो जाएगी, सेल क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू है। इंक्रीज कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो भाई आपकी क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट पे। जब इंक्रीज होगा, यहाँ क्या हो रहा है? सेल की वजह से इंक्रीज हो रहा है। कितने से भाई? $1000 से। क्लियर है? दूसरी और क्या अकाउंट आपका आ रहा है? सेल। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जहां इंक्रीज होता है कौन सी साइड है? वो क्रेडिट। कितने से? $1000 से। अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने ये मुझसे परचेज करा था 1 जन पे, और मैंने उसको कहा था कि भाई 1 फेब तक आप उसकी पेमेंट कर दो। हाफ पेमेंट आप 1 जन पे कर दो, हाफ कब कर दो भाई? नेक्स्ट मंथ में। तो फॉर एग्जाम्पल अब आ गया फेब, फेब फर्स्ट। उसने मुझे क्या करा? हाफ पेमेंट कर दिए। तो जब मैं उसकी पेमेंट रिसीव कर रही हूँ, तो क्या उसके सर पे अब ये लाइबिलिटी रहेगी, या मुझे उससे 1000 ही रिसीव करना होगा? नहीं। क्या करना होगा? जब मैं आधी पेमेंट रिसीव कर लूंगी, तो मैं अपने पास भी इसको अपडेट कर दूंगी। क्या भाई? अब मुझे 1000 रिसीव नहीं करना, बल्कि सिर्फ 500 रिसीव करना है। तो इतने से 500 क्या कर दूंगी? क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे पास क्या आया? कैश आया। कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट पे। कितने से? $500 से। बोले अगर तो वो पूरी पेमेंट कर देता तो क्या करती? हाँ, 1000 से आपके पास ट्रांजेक्शन हो रही है, तो कैश डेबिट हो रहा 1000 से, और अकाउंट रिसीवेबल हो जाता 1000 से क्रेडिट। ठीक है जनाब, तो मैंने आपको कहा क्या? अच्छा, फिलहाल हम यहाँ पे परचेजेस के लिए बात करते हैं। क्या बना रहे हैं? लेजर बना रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल के लिए। तो भाई क्या हुआ था? 1000 से इंक्रीज हुआ था, और 500 से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर तो मैं उसको क्या कहूं कि भाई मजीद उसको डिस्काउंट दे दूं, या वो मुझे रिटर्न कर दे। पहले हम रिटर्न की बात कर देते हैं। 1000 में से 500 का तो मुझे मिल गया है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे क्या करी है? $50 की गुड्स रिटर्न कर दी। तो रिटर्न की एंट्री क्या बननी चाहिए? जो रिटर्न कर रहा है वो, क्या मुझे उसकी पेमेंट वापस रिसीव होगी उससे? मुझे उसने गुड्स वापस कर दिए हैं। कितनी? $50 की गुड्स वापस कर दिए हैं, तो क्या वो $50 उसको अदा करेगा? नहीं, नहीं करेगा। यानी मेरी सेल्स क्या होगी? इससे कम हो जाएगी। सेल्स बड़ी कहाँ थी? क्रेडिट पे। कम कहाँ होगी? डेबिट पे। तो क्या लिखूंगी? सेल्स रिटर्न। क्या लिखूंगी? सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। कितने से भाई? 50 से। और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से भाई? $50 से। यहाँ पे भी क्या होगा? $50 से डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? सेम इसी तरह से अब देखें, 1000 में से आपको कितना रिसीव हो गया? 500। कितना रह गया था? 500 रह गया था रिमेनिंग। अब उस 500 में से 50 मजीद क्या हो गया? नहीं मिलना है। तो जितना नहीं मिलना है कम कर दिया मैंने रिसीवल। अब मुझे कितना मिलना है? 450। क्योंकि 500 रह गए थे, 500 में से मैंने 50 और कम करते हुए देखा। कितना हो गया? 450 रह गया। इसमें से भी मैंने क्या भाई, चलो 450 रह गया, मैं तुम्हें 50 मजीद डॉलर्स का डिस्काउंट दे रही हूँ, आप आओ पेमेंट कर दो। तो जनाब उसने क्या करा? मैंने जब उसको इसको क्या कर दिया था भाई,
जब मैंने उसको डिस्काउंट दिया था तो क्या होगा, ये मेरी सेल को कम कर रहा है, मुझे इतना रिसीव नहीं हो रहा है। तो क्या करूंगी, सेल्स डिस्काउंट, सेल्स बढ़ती कहाँ है, क्रेडिट पे, कम कहाँ होगी, डेबिट पे। सेल्स डिस्काउंट, ये क्या हो जाएगा जनाब, डेबिट $50 से, और मेरा रिसीबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अकाउंट रिसीबल क्या हो जाएगा, $50 से क्रेडिट। क्लियर है? तो भाई कितना आ गया, अब मुझे कितना रिसीव होना है, 1000 में से मुझे 500 ऑलरेडी रिसीव हो गया था, फिर 50 का उन्होंने रिटर्न कर दिया, 50 मजीद मैंने डिस्काउंट दे दिया, अब मेरे पास कितनी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है मुझे बताएं। हम्म, कितनी रह गई है, 400। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 500 में से 100 माइनस हो गए, तो कितना आ गया भाई, 400। और हम यहाँ प्रेजेंटेशन के तौर पे तो आपको पता है कि भाई कैसे दिखाते हैं, आपके पास यहाँ पे भी $1000 आएंगे, और यहाँ पे भी क्या शो होगा, 1000। लेकिन इस 1000 का मतलब ये नहीं है कि आपका दूसरी साइड भी 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 400 कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये आपका डेबिट साइड हैवी है क्रेडिट साइड से। तो ये जब आप देखोगे डेबिट साइड हैवी है, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? हमने ये तमाम देखा कि क्या अकाउंट रिसीवेबल एसेट जब इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, और जब जब ये डिक्रीज होगा तो भाई कहाँ रिकॉर्ड होगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक 2021 की बात है, 2021 की बात है, जब 2022 में होगा तो ओपनिंग कहाँ दिखेगा, यहीं पे आपको दिखेगा, बैलेंस बीडी के तौर पे 400। फिर इसी तरह से ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल होगा तो ये क्या कर देगा, डेबिट साइड पर आएगा। रिटर्न होगा या कैश आपको रिसीव होगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ तक कोई सवाल? जब आपको ये क्लियर हो जाए तो बेटा परचेजेस में भी सेम इसी तरह से होगा। परचेजेस में भी क्या कर रहे हैं हम, परचेजेस में भी आप सेम इसी तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने सेम यही सोचे कि परचेज करा 1000 की गुड्स, तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज करे गुड्स, गुड्स जब परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट किस पे, परचेजेस पे। ठीक है, तो जब आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे, परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, तो कैसे रिकॉर्ड होगा, मैं अमाउंट वही ले रही हूँ 1000 की, तो कैसे रिकॉर्ड होगा भाई, परचेजेस हो जाएगा डेबिट। ठीक है, ऐसा ही है, परचेजेस डेबिट हो जाएगा कितने से, 1000 से, और वेरी गुड, क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा कितने से, 1000 से। हम सेम इसी तरह से लेजर में भी देख रहे होते हैं, याद आया कुछ? अब देखें, अकाउंट पेबल कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट साइड पे, कितने से, 1000 से। ठीक है, आ जाए। फिर अब इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल सेम, अब समझ लो मैं कस्टमर हूं क्योंकि मैंने परचेज करा है, दूसरा सप्लायर है। जब मैं पेमेंट कर दूं तो मैं अपनी सर से लाइबिलिटी कम कर दूंगी। मैं वही एग्जांपल सेम ले रही हूँ कि भाई मैंने हाफ पेमेंट कर दी है, जब तक पेमेंट कर रही हूँ तो क्या मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, नहीं कम होगी। तो लाइबिलिटी कम कहाँ होगी भाई, डेबिट साइड पे। क्या हो जाएगा, 500 डेबिट अकाउंट्स पेबल। क्यों, क्योंकि मैंने $500 अदा कर दिए, और साथ साथ मेरे पास अब, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा भाई, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है, लेजर में भी पोस्ट कर देते हैं। तो आपने देखा भाई किस वजह से ये इंक्रीज हुआ था, और डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज हो रहा है तो भाई डेबिट साइड पर आया। यहाँ तक क्लियर है? सेम वैसे ही अब जरा देखें कि अगर मैंने रिटर्न कर दिए गुड्स तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, इतने से मेरी लाइबिलिटी कम हो रही होगी, ऐसा ही है। जब लाइबिलिटी कम होती है, बढ़ती कहाँ है, क्रेडिट पे, कम होगी तो कहाँ, डेबिट साइड पे, $50 से कम हो रही है।
अच्छा, $50 से कम हो रही है परचेज की वजह से। ये मैंने लाइबिलिटी देखी थी, मैंने परचेज करे थे गुड्स तभी। अब मैं रिटर्न कर रही हूं तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट। ये क्लियर है, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेज बढ़ा कहाँ था, डेबिट पे, कम कहाँ होगा, क्रेडिट पे। क्लियर है, जैसे हमने वहां देखी थी सेल्स कहाँ बढ़ रही थी, क्रेडिट पे, कम कहाँ हो रही है, डेबिट पे। सही है, तो यहाँ पे भी देखा परचेजेस क्या है, आप क्यों रिकॉर्ड करते हो, परचेजेस कॉस्ट की वजह से रिकॉर्ड होता है, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस है। हम जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस। गुड्स कौन सी चीजें कहलाती हैं जिसका आप सेल करते हो, वो तमाम चीजें या तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या गुड्स कहलाएंगी। उसके लिए आप क्या लिखोगे, परचेजेस का। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो भाई पेबल क्या हो गया मेरा, $50 से डिक्रीज हो गया था। सेम इसी तरह से उसमें से भी मुझे डिस्काउंट मिल जाए तो क्या हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल उतना कम हो जाएगा, डेबिट पे दोबारा रिकॉर्ड होगा $50 से। और फिर परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये परचेजेस को कम कर रहा है कितने से भाई, $50 से। ठीक है जनाब, तो हमने देखा किस किस रीजन से अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो रहा था और किस किस रीजन से ये डिक्रीज हो रहा है। अब आप जब इसकी क्रेडिट और डेबिट साइड देखेंगे, 1000 में से 500 माइनस करिए प्लस 50 प्लस 50, टोटल कितना हो गया, 600 माइनस करे तो बैलेंस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद आप वही दिखा देते हो कि भाई क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों इक्वल दिख रही हैं, लेकिन असल में इक्वल होती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आपको हैवी साइड कौन सी दिख रही है, क्रेडिट साइड, कितने से, 400 से हैवी है, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। जो साइड हैवी होती है वो बैलेंस कहलाता है। हमने अकाउंट रिसीवेबल में देखा था डेबिट साइड हैवी थी, वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। यहाँ कौन सा बैलेंस कहला रहा है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हैवी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। क्लियर है यहाँ तक। सेम इसी तरह से जब आप नेक्स्ट पीरियड पर आएंगे तो भाई जब आपको यहाँ बैलेंस दिख रहा है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, ओपनिंग कहाँ से हो गई भाई, सेम फिर आप इसी तरह से क्रेडिट साइड से ओपन करोगे 400 से, फिर दोबारा से परचेजेस की वजह से आपका पेबल इंक्रीज होगा, और आपके पास डिस्काउंट की वजह से, रिटर्न की वजह से और कैश पेमेंट की वजह से जो पेबल है वो डिक्रीज होगा। सेम ये चलता रहेगा, फिर आपका सीडी बैलेंस आ जाएगा, नेक्स्ट में फिर बीडी आ जाएगा। ये चेन इसी तरह से चलती रहेगी। यहां तक कोई सवाल क्लियर है, अच्छा जी। सेम वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको पढ़ा है, या आप पढ़कर आइएगा। एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, ये सारा काम करवाया है। अच्छा, मैं आपको अभी फिलहाल होमवर्क के तौर पे ये दे रही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट खुद करिएगा, और जो मुश्किल होगी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपने घर से कर कर आना है, मैं देखती हूँ आप कितना कर सकते हो। डबल एंट्री बुक कीपिंग के बाद ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा यही वाइंड अप। ये पूरे लेक्चर को आप रिवाइज करिएगा, मैंने जो रिकॉर्डिंग करी है वो आपको सेंड कर दूंगी, तमाम चीजें फिर समझ के पढ़कर आइएगा, ऐसा ना हो नेक्स्ट क्लास में भूले बैठे। ठीक है सर, आप आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।